ओम श्री परमात्मने नमः। अपने आध्यात्मिक श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जहाँ मैं एज सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन कार्य करता हूँ। मैं डॉक्टर संजय जैन। पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि कोविड-19 ने हम सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आयुर्वेद का भी कोई स्थान है चिकित्सा में या नहीं है, जैसा कि आज भारत देश में उपेक्षा की जा रही है आयुर्वेद की। तो टॉपिक वाज The utility of Ayurveda and Allopathy in modern times। मित्रों, कोरोना ने पूरे विश्व को और पूरी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को घुटनों पर ला दिया है। मॉडर्न मेडिकल साइंस आज भी पूरी तरह से वायरस के ऊपर ही, कोरोना के ऊपर ही फोकस करके इसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है। पार्ट 1 में हम ये देख चुके थे कि मोनोकॉजल थ्योरी, जो जर्म थ्योरी है, वो गलत है और वास्तव में जो संक्रामक रोग हैं उनका कारण अकेला जर्म्स नहीं है, वरन जर्म्स, एनवायरनमेंट और होस्ट, इन तीनों का इंटरेक्शन है। इसमें भी होस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न ये है, थ्योरी गलत है और संक्रामक रोगों का कारण अकेले जर्म नहीं है, वरन होस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर होस्ट की इम्यूनिटी अच्छी है तो कैसा भी जर्म हो उसको रोग नहीं होगा, और इम्यूनिटी डाउन है तभी जर्म कुछ कर पाएगा। तो हमारा सारा का सारा फोकस केवल जर्म्स के ऊपर क्यों है? हम एंटी वायरल या वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं, सारा का सारा फोकस जर्म जर्म पे करते हुए हम अपना फोकस एनवायरनमेंट और होस्ट के ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते हैं, खास तौर से होस्ट के ऊपर। हमने देखा था कि जब एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है या एंटी माइक्रोबियल का प्रयोग होता है, तो जो 3 फैक्टर हैं डिजीज कॉजेशन के अंदर, होस्ट, एनवायरनमेंट एंड पैथोजन दी एजेंट या जर्म, तो एंटी माइक्रोबियल के प्रयोग से होस्ट तो वीक हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हम देख चुके हैं। एनवायरनमेंट खराब होता है और जो जर्म है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये तो उल्टा होता है, तो इससे तो रोग और बढ़ेगा। तो इन गलत सिद्धांतों के चलते मेरा प्रश्न ये है, जहां पर पिछली बार हमने अपना पार्ट 1 को रोका था, कि विल इट एवर बी पॉसिबल फॉर मॉडर्न मेडिसिन टू गिव रियल हेल्थ टू द मैनकाइंड? ये प्रश्न है एक। मॉडर्न मेडिसिन अपने आप को एक ग्रेट साइंस के रूप में क्लेम करती रही है हमेशा, लेकिन एक प्रश्न साथ साथ और चलता रहता है, चर्चा का विषय रहता है कि इज मेडिसिन रियली ए साइंस अलोन और इट इज एन आर्ट ऑल्सो? इसके बारे में लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। कोई कहता है ये साइंस है, कोई कहता है नहीं, मेडिसिन तो आर्ट है, कोई कहता है ये आर्ट है बट साइंस बेस्ड आर्ट है। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहे जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेडिसिन इज ए साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एन आर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अनसर्टेनिटी की साइंस तो कोई साइंस ना हुई, ये तो आर्ट ही हुई फिर। तो द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इज एन आर्ट, इट्स नॉट ए ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट इज ए कॉलिंग, इट इज नॉट ए बिजनेस। इट इज ए कॉलिंग इन विच योर हार्ट विल बी एक्सरसाइज इक्वली विद योर हेड। अर्थात जो चिकित्सा कर रहे हैं उनका भाव क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, किस प्रकृति के वो लोग हैं, इस बात से भी बहुत फर्क पड़ेगा चिकित्सा के परिणाम के ऊपर। देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन साइंस जो है उसका उद्देश्य क्या है, पूरी चिकित्सा के पीछे क्या उद्देश्य है, और कौन लोग हैं मॉडर्न मेडिसिन साइंस के पीछे जो काम करते हैं मुख्य रूप से, और उनका क्या एजेंडा है, क्या वास्तविक एजेंडा है। आइए उस पर नजर डालते हैं। हु आर द पॉलिसी मेकर्स ऑफ द ह्यूमन हेल्थ? द WHO, द FDA, द यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, द डॉक्टर्स वर्ल्ड ओवर एंड देयर एसोसिएशंस, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और या सरकारें? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इट इज द मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज एंड हेल्थ इंडस्ट्रीज जो सारे मॉडर्न मेडिकल साइंस के पीछे हैं,
जो मालिक हैं इसके, एक तरीके से जो वो चाहते हैं वही होता है। बिजनेसमैन, व्यापारियों ने हेल्थ का ठेका लिया हुआ है। मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज, मॉडर्न मेडिसन उनके लिए एक मेगा बिजनेस वेंचर है जिसका अल्टीमेट एम है पेटेंट्स एंड प्रॉफिट्स। मानव जाति के दुख उनके लिए एक मुनाफा कमाने का अवसर है। सारे डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड में और जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक तरीके से उनके हाथ में पपेट्स बने हुए हैं, कठपुतलियां हैं केवल। एक सेवा का क्षेत्र, एक महान सेवा का क्षेत्र पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाला। ये मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं बाई कॉस्टली गिफ्ट्स या फॉरेन टूर्स कराती हैं। पूरे विश्व में एक भी मेडिकल कॉन्फ्रेंस इनकी स्पॉन्सरशिप के बिना नहीं हो सकती। आर्नल्ड सीमर रेलमैन, हार्वर्ड प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड फॉर्मर एडिटर इन चीफ ऑफ द न्यू इंग्लैंड मेडिकल जर्नल, इनका कहना है कि मेडिकल प्रोफेशन फार्मा कंपनीज के द्वारा खरीदा जा चुका है, ना केवल चिकित्सा के क्षेत्र में वरन टीचिंग और रिसर्च के क्षेत्र तक में ऐसा हो चुका है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये हैरिसन है जो बाइबल कही जाती है मॉडर्न मेडिसिन की। इसके ऑथर्स को, ये 2018 की बात है, $11 मिलियन का पेमेंट हुआ है फार्मा इंडस्ट्री की तरफ से। इसका मतलब आप समझते हैं कि टेक्स्ट बुक्स में भी वो लिखवाया जा रहा है जो फार्मा इंडस्ट्री चाहती है। ये बहुत भयानक बात है। यहां मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि देयर इज ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक ड्रग कंपनीज। मॉडर्न मेडिसिन के अंदर चिकित्सा की जो सबसे खास बात है वो दवा है, और उस दवा की, नई दवा की खोज के लिए, उसकी रिसर्च के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, और फिर उस दवा की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और फिर उस दवा की मार्केटिंग और अवेलेबिलिटी कराने के लिए पूरी तरीके से पूरा मेडिकल वर्ल्ड फार्मा कंपनीज पर डिपेंडेंट है पूरे तरीके से। हम डॉक्टर्स 10 साल 20 साल कितने भी पुराने हो जाएं, कितनी भी एजुकेशन हो जाए, परंतु दवाओं की जानकारी के लिए हम पूरे तरीके से इन फार्मा कंपनीज पर ही डिपेंडेंट हैं। हमारे पास कोई और साधन नहीं है, जो वो बताएं वो हमें ठीक मानना ही पड़ता है। और यही कारण है कि एलोपैथिक फार्मा कंपनीज जो हैं उन्होंने पूरे चिकित्सा के क्षेत्र को अपनी उंगलियों पर नचाया है और नचा रहे हैं। परंतु मित्रों, आयुर्वेदिक फार्मा कंपनीज में ऐसा संभव नहीं है। उसका कारण यह है कि आयुर्वेदिक फिजिशियंस के पास, आयुर्वेदाचार्यों के पास दवाओं के बारे में सारी नॉलेज पहले से उपलब्ध है। सब कुछ पहले से शास्त्रों में, संहिता में लिखा हुआ है। आयुर्वेदिक फार्मा कंपनीज दवाओं की उपलब्धता तो करा सकती हैं, लेकिन वो एक वैद्य को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती, वो अपने इशारों पर नचा नहीं सकती, वो कोई नई दवा खोज के नहीं ला सकती। वो सारा ज्ञान वैद्य के पास पहले से ही है। और अगर आज भी कोई वैद्य चाहे तो वो सारी दवा खुद अपने घर में भी बना सकता है। इसलिए डिपेंडेंसी नहीं है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा फर्क है दोनों ब्रांचेस में। तो मॉडर्न मेडिसिन के क्षेत्र में क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को एक साइंस की तरह एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है। मित्रों, ये इतना एक बहुत सिंपल बात नहीं है कि क्लिनिकल ट्रायल हुआ, उसमें कुछ बात पता चली, कोई दवा हाथ लगी और बस वो रातों रात साइंस मान लिया गया। नहीं, उसको एज ए साइंस एस्टैब्लिश करने के लिए मार्केट में बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सत्य अगर कुछ है तो अपने आप साइंस बन जाता है। ऐसा आज के टाइम में बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आयुर्वेद जो पूर्ण सत्य है आज की तारीख में एक बड़े से बड़ी साइंस के रूप में पूरे विश्व में स्थापित हो चुका होता। लेकिन कुछ और बात है। मुख्य रूप से ये किसी भी चीज की मार्केटिंग है, जो किसी भी चीज को, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो अर्ध सत्य हो, और यहां तक कि वो पूरी तरह झूठ भी क्यों ना हो, उसको साइंस की तरह एस्टैब्लिश किया जा सकता है मार्केटिंग के दम पे। क्या करना होता है? जर्नल्स के अंदर आर्टिकल छपाने होते हैं, रिसर्च पेपर छपाने होते हैं। पहले जर्नल्स में एक एडिटोरियल हुआ करता था जो बड़ा एक निष्पक्ष विचार होता था किसी एडिटर का।
आज उनको एडवर्टोरियल कहने लगे हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके का फार्मा कंपनी द्वारा एडिटर को यूज करके एक दवा का एड ही होता है, इसलिए उसको एडवर्टोरियल कहने लगे हैं। दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं किसी दवा के ऊपर जो नई दवा है, गिफ्ट दिए जाते हैं डॉक्टर्स को, फ्री फॉरेन ट्रेवल कराए जाते हैं डॉक्टर्स को, या और बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं उस दवा को मार्केट में एस्टैब्लिश करने के लिए। वो दवा फिर साइंस बन जाती है और वो एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बन जाता है। बिना मार्केटिंग के कुछ नहीं हो सकता। और इन सब बातों के लिए चाहिए पैसा। तो क्या आप जानते हैं कि मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज मार्केटिंग के ऊपर बहुत ह्यूज अमाउंट खर्च करती हैं, रिसर्च के ऊपर बहुत कम अमाउंट खर्च होता है, जो जबकि बताया उल्टा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केटिंग पे बहुत बड़ा खर्च होता है। और ये खर्च कहां से आएगा? इसके पीछे है पेटेंट। पेटेंट ही वो चीज है, किसी भी नई दवा का पेटेंट करा के, और वो उसकी अवधि आजकल 20 साल होती है, जिससे एक बहुत बड़ा अमाउंट पैसे का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जाते हैं, और उसके बाद फिर वही साइकिल की नई रिसर्च और फिर नई मार्केटिंग। तो पेटेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। पावर ऑफ पेटेंट, तो ये पेटेंट ही मेन ड्राइविंग फोर्स है। सारी मॉडर्न मेडिसिन के जो पीछे जो भी रिसर्च है, जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उसके पीछे जो फोर्स है वो पेटेंट है। पेटेंट की वजह से ही बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जा सकते हैं। और इस पेटेंट के कारण ये कह सकते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन को एज ए साइंस एस्टेब्लिश कर दिया गया, जबकि ये वास्तव में थी नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूं। आंवला है, कोई शक नहीं है, पूरे विश्व को कोई शायद शक नहीं होगा कि आंवला कितना गुणकारी है मानव की के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन क्या हम इसको माना जाता है कि ये कोई साइंस है? लेकिन आप किसी मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी को आंवले का पेटेंट अलाउ करा दीजिए, उसके बाद देखिए कि कैसे रातों रात ये बड़ी से बड़ी साइंस बन जाएगा, ये मार्केट में एस्टैब्लिश हो जाएगा ऐसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। ये तरीका है, ये पावर ऑफ पेटेंट ही है जिसकी वजह से WHO और FDA चल रहे हैं। आप खुद सोचिए, विचार करिए, कहां से आता है खर्चा इनका? कौन देता है? कंट्रीज देते हैं। और उसके पीछे कौन देता है? पेटेंट नहीं होगा, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इनकम नहीं होगी, तो ये खर्चा कहां से आएगा? मित्रों, ये कारण है कि आयुर्वेदा अभी तक साइंस नहीं बन पाया है, और ना ही आगे बनने की उम्मीद है, क्योंकि जो आजकल प्रैक्टिस है पेटेंट के दम पे सब कुछ होता है। और आयुर्वेद में उस रूप में पेटेंट होना संभव नहीं है, क्योंकि या तो सारे प्रोडक्ट नेचुरल हर्ब्स हैं, या क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं जिनका पहले से ही डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्चर्स में हुआ है, उनका पेटेंट करना अलाउ नहीं है। तो अगर पेटेंट नहीं हो सकता तो कौन कंपनी उसमें हाथ डालेगी? तो एक तरह से अगर पेटेंट नहीं है तो रिसर्च नहीं हो सकती, क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो सकते, और फिर वो बात साइंस नहीं बन सकती, चाहे वो कितना बड़ा भी सत्य हो। तो आयुर्वेद को साइंस एस्टैब्लिश करने के लिए पेटेंट चाहिए, कुछ बेचने के लिए चाहिए, और वो संभव नहीं है। आप जानते हैं कि सारी रिसर्च, सारे क्लिनिकल ट्रायल मॉडर्न मेडिसिन में जो भी होते हैं वो पूरे के पूरे फार्मा कंपनीज के हाथ में है, और उनका उद्देश्य पेटेंट और प्रॉफिट है। और जब मनी उद्देश्य होता है तो करप्शन आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ये NEJM, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एडिटर हैं मार्सिया एंजिल। लगभग 20 वर्षों के अनुभव के बाद इनको बड़े दुख के साथ ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू बिलीव मच ऑफ क्लिनिकल रिसर्च पब्लिश्ड। ये एक चौंकाने वाली बात है। एडिटर इन चीफ ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट नोन मेडिकल जर्नल द लैंसेट, मिस्टर रिचर्ड, कहते हैं हाफ ऑफ ऑल द लिटरेचर इज फॉल्स। वो कहते हैं कि साइंस हैज टेकन ए टर्न टुवर्ड्स डार्कनेस, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मित्रों, एक तरफ साइंस के नाम पे ये सब हो रहा है, तो मानव जाति का क्या होगा? मानव जाति तो बहुत बड़ी समस्या में है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। एक तरफ तो ऐसा नजर आता है कि मॉडर्न मेडिसिन इंडिस्पेंसेबल है, आज इसके मॉडर्न मेडिसिन के बिना तो शायद हम जिंदा ही नहीं रह सकते। और दूसरी तरफ मॉडर्न मेडिसिन के चलते चलते डिजास्टर्स और डिजीज बर्डन ऑफ द कंट्री वो बढ़ता चला जा रहा है। करें तो क्या करें? सुनने वाला
WHO, FDA, EMA, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट्स? नो, कोई नहीं है। द ह्यूमन क्राई इज फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स। डिजास्टर होते चले जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि सारे जो भी चिकित्सा से संबंधित लोग हैं वो सब इन डिजास्टर्स को मैनेज करने में बहुत खुश हैं। और उद्देश्य भी शायद यही है कि रोग भी रहे, रोगी भी और दवा भी। आज मुफ्त में शायद सीजरियन के बिना बच्चा पैदा होना मना है, मुफ्त में बिना दवा के जीना मना है, स्वस्थ रहना मना है, मुफ्त में बिना आईसीयू और वेंटिलेटर के मरना मना है। 40 की उम्र के बाद गर्भाशय निकालना आवश्यक है। जितनी अधिक से अधिक हार्ट स्टेंटिंग हो जाए, बाईपास सर्जरी हो जाए, जितने अधिक से अधिक जोड़ बदले जाएं, उतना ही अच्छा है। उतना ही महान चिकित्सा विज्ञान है और उतनी ही उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं मानी जाती हैं। एलोपैथी के अंदर, मॉडर्न मेडिसिन के अंदर दवाओं और वैक्सीन के बिना स्वास्थ्य की परिकल्पना ही नहीं है। बिना दवा के स्वास्थ्य में एलोपैथी की कोई रुचि नहीं है। इसलिए उचित जीवन शैली के बारे में कोई अध्ययन नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है और कोई शिक्षा भी नहीं दी जाती है। एलोपैथी के खुद के छात्र का जीवन सबसे बड़ा उदाहरण है खराब जीवन शैली का। ना उनको आहार का पता, ना निद्रा का पता, ना ब्रह्मचर्य का पता। सारी रिसर्च का एकमात्र उद्देश्य पेटेंट और प्रॉफिट है और उचित जीवन शैली का कोई पेटेंट कराना संभव नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। जिस बात में भी कमाई होने की संभावना ना हो उसके बारे में कोई रिसर्च कराना फार्मा कंपनीज का उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य मात्र व्यापार है, मानव जाति का स्वास्थ्य नहीं है। और महान अफसोस और चिंता का विषय यही है कि ऐसे व्यापारी मानव जाति के स्वास्थ्य के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं पूरे विश्व में। क्या मानव जाति के पास कोई रास्ता नहीं है और जिंदा रहने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए पूरे जीवन खतरनाक केमिकल से युक्त दवाइयों का सेवन किया जाए, पूरे जीवन के लिए एनुअल और कॉस्टली डायग्नोस्टिक चेकअप्स कराते रहें, हाईटेक ट्रीटमेंट मिलते रहें, हाईटेक सर्जरीज मिलते रहें, अंग बदले जाते रहें और आर्थिक रूप से बर्बादी होती रहे? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिंदा रहने के लिए? क्या हम स्वाभाविक रूप से बीमार पैदा हुए हैं, दवा खाने के लिए पैदा हुए हैं? स्वाभाविक है। आखिर हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है, स्वास्थ्य या रोग? निश्चित रूप से स्वास्थ्य ही हमारी स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि स्वास्थ्य ही हरदम रहता है और रोग तो कभी कभी आता है। हालांकि दुर्भाग्य यह है कि आज की तारीख में बिल्कुल उल्टा हो रहा है, हर वक्त रोग रहने लगे हैं। तो अगर हर वक्त स्वास्थ्य रहता है और हमारी स्वाभाविक स्थिति स्वास्थ्य है, तो किसी भी चिकित्सा विज्ञान का प्रथम उद्देश्य यह होना चाहिए कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक डिजास्टर्स और डिजीज लोड कम नहीं होंगे। चिकित्सा विज्ञान ऐसा है जिसने ये घोषणा की हो कि उसका प्राइमरी उद्देश्य जो है, जो प्रमुख उद्देश्य है, वो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा है? क्या कोई ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जो मानवों को उचित जीवन शैली सिखाता हो जिससे कि वो बीमार पड़े ही ना? क्या कोई चिकित्सा विज्ञान है जिसको रोगों का मूल कारण पता हो? क्या कोई चिकित्सा विज्ञान है जो केवल सिम्टम्स ठीक ना करता हो, वो रोग को जड़ से भी उखाड़ता हो, क्योर करता हो? क्या कोई चिकित्सा विज्ञान है जिसकी दवाओं के अंदर हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होते ही ना हो? और क्या कोई चिकित्सा विज्ञान है जिसका उद्देश्य व्यापार नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, जिसका उद्देश्य मानव जाति का वास्तविक कल्याण हो? देखिए, आयुर्वेद ने क्या घोषणा की है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद कहता है द प्राइमरी एम ऑफ आयुर्वेदा इज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द हेल्थी एंड इंडिविजुअल एंड टू क्योर द डिजीज ऑफ द डिजीज्ड। क्या कहता है? स्वस्व्रतम यथोदिष्टम या सम्यक अनुतिष्ठति स समाशतम व्याधिर आयुष्या न वियुज्यते। अर्थात जो व्यक्ति आयुर्वेद के कहे अनुसार स्वस्थव्रत आदि का पालन करता है वो पूरे 100 वर्ष का जीवन जीता है, बिना किसी रोग के और बिना अकाल मृत्यु के। मित्रों, ये बात पूरे वर्ल्ड में यूनिक है आयुर्वेदा के साथ। ये स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा पूरे विश्व में किसी पैथी के अंदर नहीं है। सब पैथीज ज्यादातर चिकित्सा पैथी हैं, रोगों का इलाज करने के लिए बनी हुई हैं। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा की बात पूरे विश्व में कहीं नहीं है भी तो बहुत सुपरफिशियल रूप में। आयुर्वेद कहता है कि रोगों का जो मूल कारण है
वो प्रज्ञा अपराध है, हमारे अपने कर्म हैं, चाहे वो इस जन्म के हों और यहां तक कि पिछले जन्मों के कर्म भी, ये आयुर्वेद कहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों में क्या फर्क है, आयुर्वेद और एलोपैथी में। आयुर्वेद ने काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ को मुख्य रूप से 3 कारण बताए रोगों के, उसमें भी मुख्य रूप से प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम, प्रज्ञापराध को मुश्किल से, यानी कि हमारे अपने एक्शंस, ये आयुर्वेद ने कहा। एलोपैथी में शुरू में तो कुछ नहीं पता था, सुपर नेचुरल कारण मानते थे। फिर हिपोक्रेट्स के टाइम पे फोर ह्यूमर थ्योरी आई, वो चली गई। फिर 18वीं शताब्दी में मियाज्मा थ्योरी आई। फिर 19वीं शताब्दी में जर्म थ्योरी आई, जिसको बहुत बड़ी बात माना गया। फिर वो गलत सिद्ध हो गई और फिर माना गया कि इंटरेक्शन बिटवीन जर्म्स, एनवायरमेंट एंड होस्ट, ये रोग का कारण है, संक्रामक रोग का। मित्रों, ये तो आयुर्वेद की बात है। एक कारण एलोपैथी में चलता है इडियोपैथिक। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इडियोपैथिक का मतलब है कि हमें कारण नहीं पता, तो उसको इडियोपैथिक नाम दे दिया, जैसे ये भी कोई कारण हो। बहुत सारे रोगों का कारण इडियोपैथिक है एलोपैथी में। फिर एक आयाट्रोजेनिक, यानी कि चिकित्सा के द्वारा, चिकित्सा करने की वजह से ही जो रोग पैदा होते हैं, ये एक बहुत भयंकर कारण है, जो मैंने बताया था कि बड़े से बड़ा कारण बन चुका है आज ये रोगों का और मृत्यु का। फिर जेनेटिक कारण बताया गया। इस तरह से बहुत सारे कारण बताए गए और आयुर्वेद ने फिर, एलोपैथी ने फिर ये भी मान लिया कि गलत प्रकार की जीवन शैली, तो ये तो आयुर्वेद की बात है। और अब आगे चल के अभी लेटेस्ट एलोपैथी ने भाग्य को भी मान लिया, यानी कि पिछले जन्मों के कर्मों को भी स्वीकार कर लिया कि ये भी एक रोग का कारण है और ये भी आयुर्वेद की ही बात है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में, उसमें उन्होंने बताया कि द मेजॉरिटी ऑफ कैंसर केसेस आर डाउन टू शेयर बैड लक, यानी कि कैंसर के पीछे जो मुख्य कारण है वो भाग्य है। कहता है त्रिदोष इम्बैलेंस, ये मूल रोग है जहां से रोग की शुरुआत होती है। और त्रिदोष इक्विलिब्रियम, त्रिदोष साथ में, वो स्वास्थ्य है। और आयुर्वेद के हिसाब से जो चिकित्सा का उद्देश्य है वो इस त्रिदोष बैलेंस को रीस्टैब्लिश करना है, त्रिदोष साथ में या धातु साथ में को स्थापित करना, जिससे फिर रोग एक तरह से क्योर हो जाता है। बहुत मजे की बात है, आयुर्वेद किसी भी उस चीज को दवा ही नहीं मानता जो एक रोग को ठीक करे और दूसरा रोग पैदा करे। अर्थात अगर किसी दवा के हार्मफुल साइड इफेक्ट हैं तो आयुर्वेद उसको दवा मानता ही नहीं है। जबकि मॉडर्न मेडिसिन में एक भी दवा नहीं है जिसका कि साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट ना हो। आयुर्वेद तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एलोपैथी में सब दवाओं के चूंकि साइड इफेक्ट होते हैं, तो एलोपैथी वालों ने यह कहना शुरू किया कि आयुर्वेद की दवाओं के भी साइड इफेक्ट होते हैं। और आयुर्वेद वालों ने भी बड़े सरल हृदय से इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, चूंकि उसके कारण यह है कि आयुर्वेद में दवाएं ठीक से नहीं बनती हैं या कुछ और कई कारण होते हैं, गलत इलाज हो जाते हैं, तो इस तरह के से जो हार्म होता है उसको भी हमने मान लिया कि ये दवाओं के साइड इफेक्ट है। तो ऐसा नहीं है। एडवर्स इफेक्ट का मतलब ये होता है, आयुर्वेद में अगर आपका इलाज ठीक है, आपकी डायग्नोसिस ठीक है, आपकी ड्रग ठीक है, आपकी डोज ठीक है, ड्यूरेशन ठीक है, अनुपान ठीक है, सब कुछ अगर ठीक है आयुर्वेद के हिसाब से, तो किसी भी दवा का नुकसान हो ही नहीं सकता। ये आयुर्वेद की विशेषता है। लेकिन एलोपैथी की विशेषता यह है कि ये सब बातें ठीक हैं, डायग्नोसिस ठीक है, ड्रग ठीक है, डोज ठीक है, ड्यूरेशन ठीक है, फिर भी एक भी दवा ऐसी नहीं है जिसका कि कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट ना हो, एडवर्स इफेक्ट ना हो। इसको कहते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो ये हमें जानना चाहिए। आयुर्वेद वो है जो मानव जाति के हित की बात करता है, उसके बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल लाइफ की बात करता है, हैप्पी एंड अनहैप्पी लाइफ की बात करता है। वो आयुर्वेद है जो मानव जाति की का कल्याण किसमें है वो बताता है। वायदा है मानव जाति से, अगर उसके हिसाब से जीवन जिया जाए तो ना केवल 100 वर्ष का जीवन मिलेगा, ना केवल रोग मुक्त जीवन मिलेगा, बल्कि जो मानव जीवन के 4 एटर्नल गोल्स हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनकी प्राप्ति होगी। जो कि आयुर्वेद ने अपनी स्वास्थ्य की डेफिनेशन में कहा है, शरीर, मन और आत्मा की प्रसन्नता, अर्थात स्पिरिचुअल हेल्थ, अर्थात मोक्ष, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। जीवन शैली, और ये कब होगा? जब आयुर्वेद के हिसाब से
जीवन जिया जाएगा, यानी कि उचित जीवन शैली। जीवन शैली के बारे में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह तो मान लिया कि रोगों का एक बड़े से बड़ा महत्वपूर्ण कारण गलत जीवन शैली है। लेकिन पहली बात तो ये बात आयुर्वेद की है। दूसरी बात ये कि मॉडर्न मेडिसिन को उचित जीवन शैली के बारे में बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नौसिखिया है वो इस बारे में। पूरे मॉडर्न मेडिसिन के क्यूरिकुलम में एक भी चैप्टर नहीं है उचित जीवन शैली के बारे में, एक भी नहीं है। आज तक पूरे वर्ल्ड में एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है जहां पे उचित जीवन शैली का को लेकर चर्चा हुई हो। कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी होती हैं वो या तो नई दवाओं को या नई टेक्निक्स को एडवर्टाइज करने के लिए होते हैं। उचित जीवन शैली से उनका क्या मतलब है? एलोपैथी ने मानव जाति को एक झूठा आश्वासन दिया कि आप कैसा भी जीवन जियो, आप अपनी हेल्थ खराब करो, आपके ऑर्गन खराब हो जाएं, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हम आपकी दवाइयाँ, हम आपका स्वास्थ्य मेंटेन कर सकते हैं। हम आपको 5-6 तरह की रेगुलर दवाइयाँ खिलाएंगे, एक गोली ब्लड प्रेशर की, एक कोलेस्ट्रॉल की, एक शुगर की, एक थायराइड की, एक विटामिन डी की, एक खून पतला करने की, और हो गया आपका स्वास्थ्य मेंटेन हो गया। ये झूठा प्रचार किया जा रहा है एलोपैथी के माध्यम से। और इसके बावजूद भी आपके अगर अंग खराब हो जाएंगे तो आप चिंता मत करो, हम सारे अंग बदल सकते हैं। आज हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, हम अंग बदल सकते हैं। मानव जाति ने क्या सोचा? कुछ भी उसको ऑप्शन मिल गया, कुछ भी खाओ, किसी भी टाइम खाओ, किसी भी कॉम्बिनेशन में खाओ, फिजिकल लेबर करो तो अच्छा है, नहीं करो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। निद्रा के बारे में कोई डिसिप्लिन का नहीं पता, कभी भी सो कभी भी जागो। आजकल फैशन है 3-3, 4-4 बजे सोना। ब्रह्मचर्य और संयम के बारे में तो ये कहा गया कि ये तो मूर्खता की बातें हैं। पूरा पश्चिम जगत ब्रह्मचर्य को जानता ही नहीं है और संयम को मूर्खता की बात मानता है। आप अपनी आजीविका कैसे भी कमाओ, चोरी करो, रिश्वत लो, डाका डालो, इसका हेल्थ से कोई संबंध नहीं है। ये एक मैसेज मिला। और 16 या 18 साल की उम्र के बाद जितने भी भोग हैं, इंद्रियों के भोग हैं, उनकी पूरी आजादी है, कोई नियम कानून नहीं है, आप जो चाहे करो। ये मैसेज समाज में चला गया। मानव जाति ने सोचा कि अपने स्वास्थ्य के लिए उनको कुछ खास विशेष करने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ करना है वो डॉक्टर को करना है या दवाओं को करना है। और मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा ये एक आम बात है कि मेडिसिन आर कंपल्सरी एंड लाइफ स्टाइल करेक्शंस आर ऑप्शनल। यानी कि दवा खाना, स्वास्थ्य के लिए दवा खाना कंपल्सरी है और जीवन शैली ठीक करना ऑप्शनल है। कर लो तो अच्छा है, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं। जबकि सत्य उल्टा है। जाति का स्वास्थ्य दोनों ओर से मात खा गया। एक ओर तो उचित जीवन शैली के बारे में कुछ नहीं पता, उपेक्षा हो गई, और दूसरी ओर जब बीमार पड़े तो हार्मफुल केमिकल ड्रग्स मिले, तो दोनों दोनों ओर से, और फिर डिजास्टर हो गया। एक और मिसलीडिंग क्लेम किया मॉडर्न मेडिसिन ने कि उसने मानव जाति की औसत आयु 40 से बढ़ाकर 70 साल कर दी है। मित्रों, इससे बड़ा झूठ नहीं है। पहली बात तो हमारे शास्त्रों में, चरक में भी शारीरिक स्थान में लिखा हुआ है कि कलयुग में जीवन का प्रमाण, मानव जीवन का प्रमाण 100 वर्ष है। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत देश 1000 साल गुलाम रहा, पूरी तरह लूटा गया, हमें गरीब देश बना दिया गया, पूरी दुनिया के सबसे धनी देश को गरीब देश बना दिया गया। हमारे जीवन शैली खत्म हो गई, लिविंग स्टैंडर्ड खत्म हो गए, तो नेचुरली हमारी लाइफ स्पैन भी कम हो गया। परंतु मित्रों, जैसे जैसे लाइफ स्पैन इंप्रूव होने के लिए जो कारण है, उचित जो असली कारण है, वो है लिविंग स्टैंडर्ड, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, एनवायरमेंट, उचित जीवन शैली। यानी कि जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल इंप्रूव होता गया, आर्थिक रूप से हम थोड़ा समृद्ध होना शुरू हुए, खान पीन ठीक हुआ, वैसे वैसे हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता चला गया। तो इसके अंदर मॉडर्न मेडिसिन का रोल नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन का नंबर तो अगर आप गूगल पे देखेंगे तो 8वें 9वें 10वें नंबर पे आता है इसका रोल, तो जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह का। हालांकि वो भी सत्य नहीं है। और अगर ये मान भी ले कि मॉडर्न मेडिसिन ने लाइफ बढ़ाई है, तो आप जानते हैं किस तरह की लाइफ मिली है आज मानव को? 40 साल के बाद दवाइयों का कंजम्पशन शुरू हो जाता है जो नुकसान करती हैं, और थोड़े दिनों बाद फिर अंग वंग बदलने की सर्जरी शुरू हो जाती हैं।
वास्तव में तो जीवन नरक हो चुका है, आज बोझ हो चुका है। प्रोफेसर एम एस वैलियाथन, इंडियन कार्डियक सर्जन, पद्म विभूषण, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी और अब नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा आयुर्वेद इज द मदर साइंस ऑफ ऑल मेडिकल साइंसेस। एक सोचने की बात यह है कि आखिर ये आयुर्वेद भारत में ही क्यों मैनिफेस्ट हुआ और एलोपैथी वेस्ट में, पश्चिम में क्यों हुई। एक विचार की बात है, बताता हूं आपको। इस प्लेनेट ऑफ अर्थ पे जो सबसे उन्नत स्थान है वो भारत था, जहां पे सबसे पहले जीवन प्रकट हुआ। क्यों? यहां का क्लाइमेट, 6 ऋतुएं पूरे विश्व में कहीं नहीं होती, इतनी उपजाऊ भूमि पूरे विश्व में कहीं नहीं है, प्योरेस्ट वाटर ऑफ गंगा और यमुना पूरे विश्व में नहीं है, इतनी सनलाइट नहीं है, और भारतीय गायें जो अमृत समान दूध से मानव जाति को सींच रही थी। यहां की जो प्रकृति थी वो लाइफ के लिए सपोर्टिव थी। हमने प्रकृति को मां कहा। हमारे यहां जीवन जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल अरेंजमेंट की जरूरत नहीं थी। हमारे यहां जो स्वास्थ्य था वो एक बहुत ही स्वाभाविक स्थिति था। तो ऐसी उन्नत जगह ही परफेक्ट थी इस बात के लिए कि हायर नॉलेज यहां मैनिफेस्ट करे। तो यहीं पे शुरू में मानव जाति के जन्म के साथ ही वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ, 5वां वेद आयुर्वेद प्रकट हुआ, यहीं पे आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट हुआ, और मोक्ष की बात इसलिए हमारे देश में ही प्रकट हुई। आयुर्वेद प्रकृति की गोद में पैदा हुआ, प्रकृति के साथ जीवन जीने का विज्ञान पैदा हुआ। प्रकृति जीवन के विरुद्ध थी। जिंदा रहने के लिए वहां प्रकृति से, क्लाइमेट से एक लगातार युद्ध था। इसलिए आधुनिक काल में जब से ये पश्चिम में जीवन हुआ तो भौतिक विज्ञान ज्यादा जो विकसित हुआ आधुनिक काल में वो पश्चिम में हुआ, क्योंकि उसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं था। अगर आज भी वहां बिजली नहीं आएगी 2 दिन तो सिस्टम फेल हो जाएगा, मर भी सकते हैं। लेकिन उनका जीवन फिजिकल प्रोटेक्शन और फिर फिजिकल प्लेजर्स, इसमें ही लिमिटेड होकर रह गया। इससे आगे वो बढ़ नहीं पाए आज तक भी। तो एलोपैथी एक प्रकृति से युद्ध के रूप में डेवलप हुई, कंटिन्यूअस फाइट अगेंस्ट नेचर। इसलिए उनकी सब मेडिसिन के नाम अगर आप देखोगे तो एंटी से शुरू होते हैं। एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कोलेस्ट्रॉल, एंटी कैंसर, एंटी एंटी एंटी, युद्ध युद्ध युद्ध। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ? सीखना उनको था हमसे जीना, लेकिन सीख हमने लिया उनसे मरना। एक प्रश्न उठता है कि फिर एलोपैथी का हमारे देश में इतना उत्थान क्यों हुआ? मित्रों, इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से एक तो स्पष्ट ही है, गुलाम रहे हैं उनके। 250 साल तो उन्हीं के गुलाम रहे हैं, वैसे 1000 साल गुलाम रहे हैं। तो एक हीन भावना हमारे अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से पैदा हो गई या कर दी गई। मैकॉले जैसे लोग हुए जिन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सब कुछ नष्ट किया, प्लान करके नष्ट किया। तीसरी बात क्या हुई कि चिकित्सा के क्षेत्र में खासतौर से पश्चिम की फार्मा कंपनीज कहें या उनकी आर्थिक शक्तियां कहें, उनको इसके अंदर ह्यूज प्रॉफिट नजर आ गया और वो प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर कूद पड़ा, और फिर इन्होंने अपने सब टैक्टिक्स लगा के इसको मार्केट की तरह लेके इसको कब्जा कर लिया इस पे एक तरीके से। मैंने बताया आपको कि पेटेंट पावर ने कैसे इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस को एक साइंस की तरह, रियल साइंस की तरह एस्टैब्लिश कर दिया। और शब्द दिए गए एविडेंस बेस्ड, आधुनिक, मॉडर्न एंड वैज्ञानिक, साइंटिफिक, इन शब्दों से मानव जाति बहुत प्रभावित हो गई, सरकारें भी प्रभावित हो गई, और उन्होंने इसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया। और आज 98% जो गवर्नमेंट का बजट, हेल्थ बजट है, वो एलोपैथी के लिए एलोकेटेड है। महत्वपूर्ण कारण था, एलोपैथी के अंदर ज्यादातर दवाएं जो हैं सिंगल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सिंगल इंग्रेडिएंट होने से उनका इफेक्ट बड़ी तेजी से आता है, लेकिन साथ साथ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये जो इंस्टेंट रिजल्ट्स आने शुरू हुए, गोली खाओ बुखार खत्म, गोली खाओ पेन खत्म,
इसने भी मानव जाति को चमत्कृत कर दिया। परंतु मेरा प्रश्न यह है कि इसकी बहुत बड़ी कीमत मानव जाति ने चुकाई है और चुका रही है। कितने गुर्दों की, कितने हृदयों की, कितने जोड़ों की बलि हमें और देनी होगी, कितनी आर्थिक बर्बादी और झेलनी होगी केवल एक तत्कालिक परिणाम के चक्कर में। हम कब तक मूर्खों की तरह जीवन जीते रहेंगे और इग्नोर करते रहेंगे इन दवाओं के जो दूरगामी परिणाम हैं? कब तक उनको हम इग्नोर करते रहेंगे? याद रखें, मॉडर्न मेडिसिन से हाईटेक डायग्नोस्टिक मिल सकते हैं, हाईटेक ट्रीटमेंट मिल सकते हैं, हाईटेक सर्जरी मिल सकती हैं, लेकिन वास्तविक स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। स्वास्थ्य, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये याद रखें, मॉडर्न मेडिसिन नेचर के खिलाफ युद्ध है, जबकि आयुर्वेदा नेचर के साथ हार्मनी है, प्रेम है। और युद्ध जब होता है तो बर्बादी आती है, चाहे आप युद्ध जीत जाओ तब भी और आप युद्ध हार जाओ तब भी, जैसा कि आप देख रहे हो हमारे देश में हो रहा है। मॉडर्न मेडिसिन जितना जितना यूज होती चली जा रही है, उतना उतना बर्बादी बढ़ती चली जा रही है हर तरीके की। स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। मॉडर्न मेडिसिन इज अनडाउटेडली वेरी गुड इन मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसीज। लेकिन हुआ क्या है कि जो चिकित्सा विज्ञान आपातकाल में इस्तेमाल करने के लिए उचित था, उसको मानवों की के दैनिक जीवन में उसके ऊपर थोप दिया गया। और कारण क्या था? प्रॉफिट कमाने के लिए। और इसकी वजह से डिजास्टर हो गया, यानी कि इमरजेंसी मेडिसिन रूटीन मेडिसिन बना दी गई। मित्रों, मॉडर्न मेडिसिन इज वेरी गुड इन मैनेजिंग डिजास्टर्स, बट इट इज एक्सलेंट इन प्रोड्यूसिंग देम। आप खुद सोचिए, अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, पेन किलर्स का, एंटासिड्स का, और जितनी भी क्रॉनिक डिजीज के लिए बीमारियां हैं उनके सबके साइड इफेक्ट, और बर्बादी बढ़ती चली जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी समुद्री तट पर जो विजिटर्स घूमने आते हैं, समुद्र में जाते हैं, वो तो एक डेंजर लाइन होती है कि उससे आगे उनको नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा किया जाए कि वो डेंजर लाइन हटा दी जाए, उनको डेंजर जोन में जाने दिया जाए, और जब वो खतरे में आ जाएं तो उनके लिए बढ़िया से बढ़िया विज्ञान की चीजें प्रस्तुत कर दी जाएं कि हमारे पास मोटर बोट है, हमारे पास गोताखोर हैं, हमारे पास पनडुब्बियां हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर भी हैं, और उनको उन चीजों से बचाया जाए और फिर छाती ठोकी जाए कि हम तो बहुत वैज्ञानिक हैं, हमने कमाल कर दिया। केवल इतनी सी बात थी कि उनको खतरे की सीमा से आगे न जाने दिया जाए, और मानव जाति ने भी मान लिया कि हाँ, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। ऐसा हो रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। और गवर्नमेंट से भी क्या गलती हो रही है कि आज भी सरकारें पूरी तरीके से मानव जाति को स्वस्थ करने के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पर ही निर्भर हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जितना प्रयोग मानव के दैनिक जीवन में बढ़ता चला जाएगा, उतना ही डिजीज बर्डन बढ़ता चला जाएगा, जैसा कि हो रहा है। आप खुद सोचिए, कोई भी चिकित्सा विज्ञान जब तक कुछ बातों को नहीं जानेगा तब तक वो कैसे चिकित्सा करेगा? जैसे जिसकी चिकित्सा की जा रही है, मानव शरीर, वो क्या है? वो एक शरीर, मन और आत्मा का समन्वय है। मॉडर्न मेडिसिन शरीर को तो जान पाई है भौतिक रूप में, लेकिन ना तो माइंड के बारे में अभी कोई अच्छी जानकारी है, और आत्मा के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे चिकित्सा करेगी? बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ऐसे ही मन भी त्रिगुणात्मक है। सत्व, रजस और तमस, इसके बारे में सात्विक, राजसिक और तामसिक जो क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में पूरे विश्व में कुछ नहीं पता किसी को। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। मानसिक रोगों का कारण रजस और तमस है। अत्यधिक कामनाएं, अत्यधिक तमस या आलसीपन या कामना करना, ये कारण है। इसको जानते ही नहीं है। उचित जीवन शैली नहीं पता। स्वस्थ व्रत क्या होता है नहीं पता। सदव्रत क्या होता है नहीं पता। यानी कि सदव्रत का मतलब है कि आजीविका के लिए ईमानदारी से धन कमाया जाए, औरों के लिए दया की जाए, गलत काम नहीं किए जाए, सत्य बोला जाए, झूठ ना बोला जाए, जाने जाने कितनी बातें हैं। ये माना गया है कि इनका तो कोई चिकित्सा से कोई संबंध ही नहीं है। इसका बहुत गहरा संबंध है। ऋतुचर्या, धारणीय अधारणीय वेग, एक बात नहीं है, अनेक बातें हैं। इनके बारे में पता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे स्वास्थ्य को मेंटेन? केवल वैक्सीन से और दवा खिलाकर? रोगों का मूल कारण ही नहीं पता।
बस या तो जर्म्स या लाइफस्टाइल। अरे रोगों का मूल कारण चाहे वो मानसिक हो चाहे फिजिकल हो, शारीरिक हो, प्रज्ञा अपराध है। इसको यहां तक आना पड़ेगा आपको। हमारे अपने खुद के कर्म हैं। इसी तरह से एपिडेमिक्स का रूट कारण अधर्म है, कलेक्टिव प्रज्ञा अपराध जो होता है। उनको ये भी नहीं पता कि मेडिसिन बिना साइड इफेक्ट की होनी चाहिए, उनके यहां संभव ही नहीं है, इसलिए खतरनाक दवाइयों को मानव जाति पर थोप दिया गया। पुनर्जन्म का विज्ञान नहीं पता। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पूरे मॉडर्न मेडिसिन के अंदर पुनर्जन्म का जिक्र ही नहीं है। और ताज्जुब की बात यह है कि जो पश्चिम के लोग ईस्टर मनाते हैं, जब पूज्य श्री जीसस क्राइस्ट का रिसरेक्शन हुआ, वो पुनर्जन्म से कैसे इंकार कर सकते हैं? एक बहुत बड़े न्यूरोसर्जन हुए हैं जो पूरे नेशनल इंटरनेशनल फेम के कई जर्नल्स के एडिटर वगैरह रहे हैं। उन्होंने एक स्टडी की माइंड और ब्रेन के ऊपर और सोल के ऊपर, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमें माइंड और सोल के बारे में अभी कुछ नहीं पता। सो लिटिल अबाउट मेंटल इलनेसेस। मित्रों, कोई चिकित्सा विज्ञान तब तक चेक कैसे अच्छी चिकित्सा कर पाएगा जब तक उसको एक चिकित्सक के गुण ही ना पता हो। बड़े कमाल की बात है, आज या तो एकेडमिक्स के बल पे या धन के बल पे, मुख्य रूप से तो धन के बल पे हो गया है, अब फिजिशियन बनाए जा रहे हैं। ये देखा ही नहीं जा रहा कि उनमें फिजिशियन बनने के गुण भी हैं कि नहीं है, उनके अंदर दया भावना, उनके अंदर मेहनत करने की क्षमता, या आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारे गुण बताए गए हैं जो फिजिशियन में होने चाहिए, उनकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है ना। ये मालूम है कि चिकित्सा का क्षेत्र प्योर सेवा का क्षेत्र है, ये बिजनेस का क्षेत्र नहीं हो सकता। जैसे कि सेना का क्षेत्र है, सेना में बिजनेस नहीं हो सकता, अगर होगा तो देश गुलाम हो जाएगा। इसी तरीके से चूंकि हमारे देश में या सब जगह चिकित्सा का क्षेत्र बिजनेस का क्षेत्र बना दिया गया, तो इसलिए मानव जाति का स्वास्थ्य गुलाम पड़ा हुआ है मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी के पास। उनको जीवन का अल्टीमेट एम स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं पता, मोक्ष नहीं पता, तो कैसे चिकित्सा करेंगे? उनको नहीं पता कि मानव जाति की समस्त दुखों का अंत तो तभी आएगा जब उनको स्पिरिचुअल हेल्थ मिलेगी। चिकित्सा का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है। यह आजीविका कमाने का साधन तो होगा, लेकिन बहुत धनी बनने का नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सेना की तरह आप विचार करें कि जो लोग सेना में जाते हैं, या तो उनके अंदर पैशन है देश की रक्षा करने का, या आजीविका है। आजीविका तो सबको चाहिए, लेकिन क्या सेना में वो व्यक्ति जाएगा जिसको मन में ये हो कि मेरे पास 4-4 मर्सिडीज होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं जाएगा। इसी तरीके से चिकित्सा में क्षेत्र में जो छात्र आना चाहते हैं, अगर कुछ छात्रों का उद्देश्य जीवन में बहुत धनी बनना है, कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर आप चिकित्सा के क्षेत्र में क्यों आते हो? आप व्यापार के क्षेत्र में जाओ ना। तो मेरा कहना यह है कि केवल एकेडमिक्स, पुस्तक ज्ञान और धन पर आधारित योग्यता को हटा के आयुर्वेद के हिसाब से जो मापदंड हैं, उनके हिसाब से चिकित्सकों को या छात्रों को इसमें प्रवेश देना चाहिए चिकित्सा के क्षेत्र में। जब तक व्यापार की दृष्टि वाले फार्मा उद्योग का वर्चस्व रहेगा चिकित्सा में, तब तक स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, व्यापार मिलेगा। मन में यह झूठा डर तो बिठा दिया गया कि अगर नित्य दवाओं का सेवन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, परंतु यह तो बताया ही नहीं गया कि अगर उचित जीवन शैली का पालन नहीं करेंगे तो वास्तव में बीमार पड़ जाएंगे और मर जाएंगे। ये कितनी धोखे की बात है। सबसे पहले यह तय होना चाहिए कि स्वास्थ्य वास्तव में किसकी जिम्मेदारी है? क्या केवल चिकित्सक की, या मानव की स्वयं की भी? और चिकित्सा का क्षेत्र सेवा का क्षेत्र है या व्यापार का क्षेत्र है? ये मूल बात है, इसके बारे में हमें क्लियर होना पड़ेगा। जो वास्तविक समाधान है हमारे देश की स्वास्थ्य की समस्या का, वो यह है कि आयुर्वेद हमारी मुख्य चिकित्सा पद्धति होना चाहिए फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज ट्रीटमेंट। और एलोपैथी एक इमरजेंसी मेडिसिन, एक सपोर्टिव मेडिसिन की तरह हमारे पीछे खड़ी रहनी चाहिए। ये समाधान है। विचार करें, अगर हमारे देश में बहुत अच्छी सड़कें बन जाएं और उन सड़कों पे हर 20-20 किलोमीटर पे या 10 किलोमीटर पे बहुत अच्छे ट्रॉमा सेंटर बन जाएं कि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको बहुत अच्छी तरह से डील कर लिया जाएगा, तो मित्रों क्या इसका मतलब यह है कि अब ट्रैफिक रूल का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये मूर्खता की बात है। इसी तरीके से अगर हाईटेक ट्रीटमेंट और सर्जरीज अवेलेबल हो गए हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब स्वास्थ्य के रक्षा के जो नियम हैं
उनके पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मूर्खता पूरे देश में हो रही है। आज एलोपैथी हमारे देश में इंडिस्पेंसेबल नजर आती है कि एलोपैथी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, और यह वास्तव में सच भी है। उसका कारण बताता हूं मैं आपको क्या है। तो एक एग्जाम्पल दूंगा, कमांडोज और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है कि देश की सीमाओं की रक्षा करे और किसी भी तरह के टेररिस्ट को या तो अंदर घुसने ही ना दे, और अगर घुसाए तो वहीं की वहीं उनको खत्म कर दे, मार दे। और कमांडोज का काम होता है कि किसी तरह से टेररिस्ट अगर पहुंच ही जाए शहर के अंदर, तो फिर कमांडोज का काम आता है कि फिर वो उनसे युद्ध करें और उनको ठिकाने लगाएं। मित्रों, आप इमेजिन करिए कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी ना हो या बहुत वीक हो तो क्या होगा। अनगिनत टेररिस्ट देश में प्रवेश करेंगे, सारा का सारा लोड कमांडोज पे आ जाएगा, बर्बादी शुरू हो जाएगी, लोग मरेंगे, टेररिस्ट के द्वारा भी, कमांडो के द्वारा भी, आर्थिक नुकसान बहुत होगा, और ऐसा लगेगा कि कमांडोज के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। फिर ये कोशिशें होंगी कि हर शहर में, हर राज्य में बड़े बड़े अस्पताल, एम्स बनाए जाएं, कमांडोज की नंबर बढ़ाए जाए। ये प्रक्रिया चल पड़ेगी, और ये कितनी महंगी प्रक्रिया होगी, कितनी बर्बादी करने वाली प्रक्रिया होगी, आप जानते हैं। जितने जितने कमांडोज बढ़ते चले जाएंगे, उतना उतना ही बर्बादी होती चली जाएगी और शांति कभी नहीं मिलेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह है, और उसका कार्य यह है कि वो रोग को शरीर में पैदा ही ना होने दे, घुसने ही ना दे, और अगर रोग आ भी जाए तो वहीं की वहीं उसको खत्म भी कर दे अपने तरीके से। और अगर किसी वजह से रोग फिर भी पहुंच जाए, गड़बड़ी हो जाए, कुछ और कुछ बात हो जाए, तो फिर कमांडोज की तरह एलोपैथी का यूज किया जाए। लेकिन हो ये रहा है कि आयुर्वेद की तो उपेक्षा हो रही है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तो पूरी उपेक्षा हो रही है। उसकी वजह से रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, और कमांडोज का यानी कि एलोपैथी का यूज बढ़ता चला जा रहा है, और बर्बादी बढ़ती चली जा रही है। मित्रों, अगर किसी देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत अच्छी है तो कमांडोज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपने पिछले 5-6 साल में हमारे देश में स्वयं देखा है। वो जमाने गए जब कमांडोज होटल ताज में युद्ध लड़ते थे टेररिस्ट के साथ में। आज जो कुछ भी हो रहा है बॉर्डर पे ही हो रहा है, कमांडोज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसी तरीके से अगर आयुर्वेद हमारे देश की मुख्य चिकित्सा पद्धति बना दी जाए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि या तो मॉडर्न मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या बहुत कम जरूरत पड़ेगी। हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, जैसे कि आज देश में सुरक्षा के मामले में हुआ है। बात में खत्म करने से पहले सर्जरी के बारे में बताना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि सर्जरी पूरी मानव जाति को आयुर्वेद की देन है। 3000 साल पहले सुश्रुत संहिता लिखी जा चुकी थी। ये अकाट्य प्रमाण है। तब तक तो पश्चिम में जीवन भी शुरू नहीं हुआ था। तब तक तो उनको कपड़े पहनने की, खाने पीने ओढ़ने की कुछ भी अकल भी नहीं थी। वैसे तो आज भी नहीं है। आज भी जो बेसिक टेक्निक है, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आज भी वही हैं। सुश्रुत संहिता में प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल्स पूरे डिटेल में डिस्क्राइब किए गए हैं। संहिता एक कंप्लीट साइंस ऑफ सर्जरी, जिसमें 120 चैप्टर्स, 1120 कंडीशंस, 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स और सारी लिस्ट है। सारे प्रोसीजर होते थे तब भी। ये हाइट ऑफ प्लेजियरिज्म। भौतिक विकास के साथ साथ सर्जरी का विकास हुआ, इंस्ट्रूमेंट्स का विकास हुआ, मिनिएचर कैमरा बन गए, एंडोस्कोपिक सर्जरी होने लगी। मूल सर्जरी वही थी, लेकिन उसका टेक्निकल एडवांसमेंट हो गया। परंतु इसका सारा श्रेय एलोपैथी ने ले लिया, और आयुर्वेद का, सुश्रुत महाराज का कोई खास जिक्र कभी किया नहीं। केवल एक प्लास्टिक सर्जरी की किताबों में एक जिक्र होता है बस, केवल। ये बड़े दुर्भाग्य की बात थी। तो मित्रों, कब हम जागेंगे गहरी निद्रा से? हमें जागना होगा, किसी और को दोष देने से क्या होगा। पश्चिम जगत आयुर्वेद की महानता नहीं मानेगा धूर्तता के कारण, और हम नहीं मान रहे हैं मूर्खता के कारण। उन्होंने हमारी भस्म को अब स्वीकार कर लिया है, उसको नैनो टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया है। उन्होंने हमारे आयुर्वेद का स्वीकार इस रूप में कर लिया है कि उसको प्रिसीजन मेडिसिन का नाम दे दिया है।
हमारी सब चीजों को वो अपने नाम से स्वीकार कर रहे हैं। तो हम कब स्वीकार करेंगे आयुर्वेद की महानता को? हम कब तक पश्चिम के इस आधे अधूरे विज्ञान के पीछे घूमते रहेंगे? मैं कहता हूं, कहां है धरती के भगवान? मित्रों, चिकित्सक को भगवान का दर्जा दिया गया केवल हमारे देश में। पश्चिम के देशों में जहां एलोपैथी पैदा हुई, वहां भी किसी भी डॉक्टर को भगवान नहीं माना जाता। ये केवल हमारे देश में हुआ, और उसका कारण है केवल और केवल आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद मानव जाति के कल्याण का साधन था, प्रॉफिट का साधन नहीं था। इसलिए हमने भगवान माना। तो उन भगवान को आज सामने आना होगा। कुछ लोग कहते हैं मेरा रोल चिकित्सा के क्षेत्र में विभीषण की तरह है। कुछ कहते हैं कि जामवंत की तरह भी है। मित्रों, मेरा उद्देश्य ये है, और उसके पीछे प्रेरणा मुझे मेरे गुरुदेव से मिली है, कि मैं जो कुछ मैं जानता हूं, जो भी मेरी कम से कम कुछ भी जानकारी है, उसके माध्यम से मैं आयुर्वेद के जो हनुमान हैं, जिनको अपनी शक्ति याद नहीं रही है, जो सोए हुए हैं, उनको जगा दूं, उनको उनकी शक्ति याद दिला दूं। मेरे गुरुदेव कहते थे, Ayurveda is a science to make human life happy and successful in true sense, which means a disease-free state of the body, happiness of the mind, and realization of the self, the moksha, the liberation. यानी कि भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य या आत्मा की प्रसन्नता। यह है कंप्लीट। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। मित्रों, गीता में श्री भगवान ने पूरा का पूरा आयुर्वेद इस श्लोक में भर दिया है। मैं कहता हूं, ऐ विश्व तुझे थक हार के गीता को गुरु बनाना होगा। योग तो तूने मान लिया, अब आयुर्वेद अपनाना होगा। गुरुदेव को याद करके मैं अपनी प्रस्तुति समर्पित करता हूं उन सभी सौभाग्यशाली चिकित्सकों को जो रोगी मानवों से अनैतिक रूप से धन कमाकर नरकों में जाने के बजाय निष्काम भाव से उनकी सेवा करके मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। ओम तत्सत।